हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल संस्कृत भारती पर। आज के प्रकरण को शुरू करने से पहले पूर्व वीडियो पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक दो बच्चों का कमेंट बॉक्स में कमेंट था कि अंतिम सूत्र समझ में नहीं आया। लास्ट में 2 सूत्र था, अंत में 2 सूत्र था। पहला था अत्यंत संयोगे च, तो अत्यंत संयोगार्थक कालवाची शब्द में द्वितीय तत्पुरुष होता है। जैसे था मुहूर्त सुखम, तो मुहूर्त प्रथम पद था और सुखम उत्तर पद था। तो प्रथम पद में चूंकि द्वितीय तत्पुरुष समास है, तो प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा विग्रह में, तो मुहूर्तम सुखम। दूसरा सूत्र था, अंतिम सूत्र था गम्यादानाम संख्यानम। गमी अर्थात जाने वाले, गमी शब्द के अर्थ में और बुभुक्षु शब्द के अर्थ में, अगर शब्द में प्रयोग हो गमी और बुभुक्षु, बुभुक्षु मतलब होता है भूखा। तो जैसे ग्राम गमी, तो प्रथम पद पूर्व पद ग्राम है और गमी उत्तर पद है, तो ग्राम शब्द का द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे विग्रह में, तो ग्रामम गमी। अन्न बुभुक्षु, अन्नम बुभुक्षु, इसका विग्रह होगा। चलिए आज का प्रकरण शुरू करते हैं। तृतीय तत्पुरुष एवं चतुर्थी तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के अंतर्गत द्वितीय तत्पुरुष हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में तृतीय एवं चतुर्थी तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। सूत्र है पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्रस्य लक्षण है। अब तत्पुरुष समास की परिभाषा में आप लोग पढ़ चुके हैं कि उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो जिस सामासिक शब्द के अंत में देखना है कि उत्तर पद में पूर्व हो, सदृश हो, सम हो, ऊन हो, अर्थ हो, कलह हो, निपुण हो, मिश्र हो और श्लक्षण हो, तो वह तृतीय तत्पुरुष समास होगा। और अगर तृतीय तत्पुरुष समास है तो उसके विग्रह के पूर्व पद में तृतीय विभक्ति होगी। ध्यान रखना है कि उत्तर पद में पूर्व होना चाहिए, सदृश होना चाहिए, सम होना चाहिए, ऊन होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, कलह होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, मिश्र होना चाहिए और श्लक्षण होना चाहिए, तो वह तृतीय तत्पुरुष समास होगा। अब तृतीय तत्पुरुष समास के विग्रह के पूर्व पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए, मास पूर्वः समस्त पद है। अब मास पूर्व पद है और पूर्वः उत्तर पद है, तो मास शब्द का तृतीय विभक्ति मासेन और उत्तर पद है पूर्वः। पितृ सदृशः, पितृ मूल शब्द है, सदृशः पितृ पूर्व पद है और सदृशः उत्तर पद है। तो पितृ तो मूल शब्द है, तो पितृ मूल शब्द का तृतीय विभक्ति क्या होगा? तो तृतीय विभक्ति होगा पित्रा सदृशः, पिता के समान। मातृसमः, मातृसमः पूर्व पद मातृ है और समः उत्तर पद है, तो मातृ मूल शब्द का तृतीय विभक्ति मात्रा समः, माँ के समान। अब देखिए विभक्ति में ध्यान दीजिए, उत्तर पद में पूर्व है, यह तृतीय तत्पुरुष समास है, सदृश है तृतीय तत्पुरुष समास है, समः है तो तृतीय तत्पुरुष समास है, ऊनम है तृतीय तत्पुरुष समास है और अर्थ से युक्त है तो भी तृतीय तत्पुरुष समास है। अब पूर्व पद में ध्यान दीजिए, मास शब्द का मासेन क्या है? तृतीय विभक्ति है। पितृ शब्द का पित्रा क्या है? तृतीय विभक्ति है। मातृ का मात्रा तृतीय विभक्ति है। एकोनम एक शब्द का एकेन तृतीय विभक्ति है। दान शब्द का जैसे देखिए दानार्थ यहाँ है अर्थ, तो अर्थ से भी युक्त पद
तृतीया तत्पुरुष समास होता है। अगर उत्तर पद में अर्थ हो, कलह हो, निपुण हो, मिश्र हो, श्लक्षण हो, तो वह तृतीया तत्पुरुष समास कहलाता है। तो दानार्थः, अब दान शब्द का तृतीया विभक्ति, तो दानेन अर्थः, पूर्व पद दानेन है और अर्थः द्वितीय पद है। प्रधानता किसकी होगी? उत्तर पद की, चूंकि यह तत्पुरुष समास का हम लोग विभक्ति तत्पुरुष के अंतर्गत तृतीया तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता, ये जितने ये पद है सभी उत्तर पद में होंगे। आचार एक एक किसी का अर्थ भी समझ लीजिए। एकोनम, एकेन उनम, उनम मतलब होता है कम, एक कम। दानार्थः, दानेन अर्थः। आचारश्लक्षणैः, आचार शब्द का तृतीया विभक्ति आचारेण श्लक्षणः, श्लक्षणः मतलब होता है सुंदर। आचार निपुणः, आचारेण निपुणः, आचार निपुणः। दूसरा सूत्र है कर्तृकरणे कृताबहुलम, कर्तृकरणे कृताबहुलम। अगर पूर्व पद में कर्ता हो और तृतीया विभक्ति हो, अगर पूर्व पद में कर्ता हो और तृतीया विभक्ति में हो, या पूर्व पद में करण हो और उत्तर पद कृत प्रत्यय से युक्त हो, तो वह तृतीया तत्पुरुष समास कहलाता है। कर्तृकरणे कृताबहुलम, यदि पूर्व पद कर्ता हो और तृतीया विभक्ति में हो, या प्रथम पद करण हो और द्वितीय पद कृदंत हो, तो इन दोनों का समास तृतीया तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे जैसे नखैः भिन्नः। अब देखिए नखैः किस विभक्ति में है? ये समास विग्रह का पद है, समास विग्रह है। नखैः तृतीया विभक्ति बहुवचन में है। भिन्नः नख के द्वारा काटा गया। तो अब अगर इसका समस्त पद बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसका मूल रूप लिखेंगे तो नख भिन्नः, संकुला संकुलया खंडः। इसका मूल रूप में आइए, यह तृतीया विभक्ति में है। जैसे लतया, बालिकया, उसी प्रकार से संकुलया अकारांत स्त्रीलिंग है, मूल शब्द है संकुला। संकुला मतलब होता है सरौता, तो संकुला खंडः सरौते के द्वारा काटा गया। रामेण हतः। तो नियम ध्यान में रखिए कि प्रथम पद कर्ता हो और तृतीया विभक्ति में हो, या पूर्व प्रथम पद यानी पूर्व पद, या पूर्व पद करण हो और द्वितीय पद कृदंत हो, तो वह क्या होगा? तृतीया तत्पुरुष समास कहलाएगा। रामेण हतः। रामेण तृतीया विभक्ति में है, मूल शब्द क्या है? राम, और यह है हतः। विद्यया हीनः। विद्यया तृतीया विभक्ति में है, मूल शब्द क्या है? विद्या। हीनः समस्त पद में विभक्ति का लोप हो जाता है और विग्रह पद
विभक्ति के साथ लिखा जाता है। व्यासेन रचितम, समस्त पद में क्या हो जाता है? विभक्ति का लोप हो जाता है। तो इसमें तृतीया विभक्ति है पूर्व पद में, विग्रह में, तो इसका विभक्ति का लोप हो जाएगा तो मूल रूप में आ जाएगा। तो व्यास रचितम। चलिए आप शुरू करते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास का सूत्र है चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः है। चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितैः। उत्तर पद में सूत्र है कि चतुर्थी यानी पहला पद चतुर्थी विभक्ति होगा और उसके बाद तदर्थार्थ। तदर्थार्थ, तदर्थ मतलब होता है के लिए। उत्तर पद में बलि हो, उत्तर पद के लिए के अर्थ में हो, तदर्थ मतलब होता है के लिए। बलि हो, हित हो, सुख हो और रक्षित शब्दों से युक्त अगर हो तो वह चतुर्थी तत्पुरुष समास कहलाता है। ध्यान रखना है, चतुर्थी तत्पुरुष समास के उत्तर पद में बलि हो, हित हो, सुख हो, रक्षित हो। तदर्थ का मतलब होता है के लिए। अब देखिए तदर्थ मतलब के लिए। हाँ, घोड़े के लिए घास, वास के लिए गृह, घड़े के लिए मिट्टी, इस अर्थ में। जैसे वास गृहम, वास के लिए गृह। वास शब्द का चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करेंगे। वासाय गृहम। अश्वघासम, अश्व मूल शब्द है, चतुर्थी तत्पुरुष समास है तो विग्रह के पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति होगा। तो अश्वाय घासः। घट मृत्तिका, घटाय मृत्तिका, घड़े के लिए मिट्टी। काक बलि है, बलि पूर्व पद में बलि है। यहाँ देखिए सूत्र में दिया हुआ है कि अगर उत्तर पद बलि से युक्त हो तो वह चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। अगर चतुर्थी तत्पुरुष समास है तो विग्रह के पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति होगा। काकाय बलिः, काक बलिः। भूत बलिः, भूताय बलिः, बलिहित। राष्ट्रहितम, पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति। राष्ट्राय
हितम रक्षितैः गोरक्षितः गवे रक्षितः पाकशाला पाकाय शाला। ध्यान रखना है कि समस्त पद में विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, पूर्व पद वासाय, उत्तर पद गृहम, प्रधानता उत्तर पद की होगी। वासाय चतुर्थी विभक्ति में है। अगर अब वासाय गृहम विग्रह है, अगर इसका समस्त पद बनाएंगे तो परिभाषा भी है कि विभक्तिर लुप्यते यत्र, कि समस्त पद में विभक्ति का लोप हो जाता है। तो वासाय मूल शब्द चतुर्थी विभक्ति है। अब इसका मूल शब्द क्या होगा? वास, और यह गृहम, वास गृहम। उसी प्रकार से अश्वाय का मूल शब्द हो गया अश्व, घटाय का मूल शब्द हो गया घट, काकाय का मूल शब्द हो गया काक, भूताय का मूल शब्द हो गया भूत, राष्ट्राय का राष्ट्र। छात्रों, आशा करती हूँ कि तृतीया और चतुर्थी तत्पुरुष समास आप लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए कि आपको क्या दिक्कत है। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।